हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में भी हम एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। बेसिकली 4 इश्यूज़ हैं, जिसमें से जो पहला रहेगा वो आपका लिविंग विल के ऊपर रहेगा, दूसरा रहेगा लद्दाख इशू, तीसरा रहेगा इंडियन फॉरेन पॉलिसी कैसे कैसे चेंज हुई थ्रू आउट द ईयर्स। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इंडिपेंडेंस से हम कंपेयर करेंगे इसको, जब 1947 की फॉरेन पॉलिसी देखेंगे और आज की देखेंगे, ठीक है। और एक इशू रहेगा दैट इज़ कैसे आप फ़ोन के ऊपर से अपना कंट्रोल लूज़ कर रहे हो। तो ये 4 टॉपिक्स बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे। तो 30 लोग हैं त्रिशूर के इन केरला जिन्होंने अपनी लिविंग विल को एग्जीक्यूट किया, तो इसी वजह से ये आर्टिकल आ जाता है न्यूज़ में। तो यहाँ पे हम लिविंग विल की बात करेंगे। पहले तो पता होना चाहिए लिविंग विल होती क्या है। नाम से ही पता लग रहा है जीने की चाह, ठीक है। पर यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, मान लो कोई पर्सन है, इस पर्सन को ना कोई ऐसी डिजीज़ होगी जिसको पता है कि अब ये क्योर नहीं होने वाली। मेडिकल सेंस में देखेंगे कि अब ये क्योर नहीं होने वाली। यहाँ पे पॉजिटिव होने का नेगेटिव होने का कोई इशू नहीं है, यहाँ पे फोकस करेंगे मेडिकल सेंस में। तो इसको पता है कि एक स्टेज ऐसी आएगी कि मैं डायरेक्टली किस पे जाऊँगा, वेंटिलेशन पे जाऊँगा, ठीक है, वेंटिलेशन पे, या फिर बोल सकते हैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम। और उस टाइम मेरा कोई भी कम्युनिकेशन अपनी फैमिली के साथ नहीं रहेगा, डॉक्टर्स के साथ नहीं रहेगा, एक अलग ही दुनिया होगी। वो बेसिकली एक बेड के ऊपर पड़े हो आप, सांसें चल रही हैं पर वेंटिलेशन पे हो, एक सपोर्ट सिस्टम आपको लगा हुआ है, ठीक है। तो ये पर्सन ये क्या करेगा, ये पर्सन ये बोलेगा कि जब मैं ऐसे आइसोलेट हो जाऊंगा पूरा सोसाइटी में, ना मतलब जिंदा की कैटेगरी में होऊंगा ना मरे हुए की कैटेगरी में होऊंगा। सो इस केस में ये पर्सन क्या कर सकता है, एक डायरेक्टिव दे सकता है। इस डायरेक्टिव के अंदर वो क्या लिखेगा कि जब ऐसी स्टेज आएगी जब मैं वेंटिलेशन पे होऊंगा या लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे होऊंगा, तो उस केस में मुझे पेनलेस डेथ दे दी जाए, ठीक है। पेनलेस डेथ दे दी जाए, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ यूथेनेशिया। यूथेनेशिया का मतलब होता है जो पेशेंट है उसको पेनलेस डेथ दे दी जाएगी। 2 तरह का यूथेनेशिया होता है। एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया, एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया, दूसरा होता है पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया में क्या किया जाता है, जो भी डॉक्टर्स होते हैं या जो भी मेडिकल पर्सनल होते हैं वो क्या करते हैं, पर्पसफुली पेशेंट की डेथ कर देते हैं, ठीक है। कोई ऐसा इंजेक्शन लगा देंगे जिससे पता है कि उसकी डेथ हो जाएगी। सेकेंड आता है पैसिव यूथेनेशिया। ये तब होता है जब पेशेंट जो होता है उसको पता है कि अब पेशेंट को अब पता है कि उसने मरना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट सी मेडिसिन है जो उस पेशेंट को चाहिए ज़िंदा रखने के लिए, तो वो देना बंद कर देंगे। और जैसे ही देना बंद करेंगे तो यहाँ पे भी पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से यूथेनेशिया दिया जाता है। अब ये पैसिव यूथेनेशिया की बात करेंगे। सबसे पहले 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया लीगलाइज कर दिया था, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है जहाँ पे जीने का अधिकार है तो मरने का भी अधिकार है विद डिग्निटी, ठीक है। सुसाइड नहीं बोला, विद डिग्निटी। तो दैट कम्स अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अगर कोई चाहता है कि वो अपनी लिविंग विल को रजिस्टर करे तो वो कर सकता है, पर बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं जब ये लिविंग विल की जो प्रोसीजर है इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। क्या क्या इशू फेस करने पड़ते हैं, सबसे पहले अब जब लिविंग विल के ऊपर साइन करवाने हैं तो साइन लगेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट में, यानी कि कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर लगेंगे। और जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने साइन कर दिए तो अब क्या किया जाएगा, वो जो लिविंग विल थी ना इसकी एक कॉपी बनेगी और ये कॉपी दे दी जाएगी कस्टडियन को, ठीक है। ये कॉपी किसको दे दी जाएगी, कस्टडियन को। ये कस्टडियन वो पर्सन होता है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होती है फॉर टेकिंग केयर ऑफ प्रोटेक्टिंग समथिंग, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉपी है ये कस्टडियन को सबमिट कर दी गई। ये साथ में डिजिटल हेल्थ इंश्योरेंस में भी इसको सबमिट कर देते हैं। अब मान लो अनफॉर्चुनेटली वो टाइम आ चुका है कि उस पर्सन को वेंटिलेशन में जाने का या फिर लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ जीने का टाइम आ चुका है। अब जब वो टाइम आएगा तो अब ये लिविंग विल यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी। इम्प्लीमेंट कैसे होगी, सबसे पहले एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा। जब ये प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बन जाएगा तो वो चेकिंग करेंगे, किस चीज़ की चेकिंग, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था जिसके ऊपर लिविंग विल पेशेंट ने खुद लिखी थी, एक डॉक्यूमेंट वो लाया जाएगा और जो दूसरा डॉक्यूमेंट आएगा वो आएगी कॉपी। और कॉपी कहाँ से आएगी, तो कस्टडियन के पास जो सबमिट करी गई थी प्रोटेक्शन के लिए। इन दोनों को मैच करा जाएगा, फिर प्राइमरी जो मेडिकल बोर्ड होगा वो इसको ऑथेंटिकेट करेगा कि ये ठीक है या नहीं है। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे ही बात नहीं हो जाती,
ये डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, एक और बोर्ड बनेगा, दैट इज़ सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड। अब सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड ऑथेंटिसाइज करेंगे कि प्राइमरी मेडिकल बोर्ड ने ठीक से करा है चेक, कोई गलती तो नहीं करी, मतलब यहाँ पे काउंटर चेकिंग करेगा सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड। सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड में एक चीफ मेडिकल ऑफिसर क्या करेगा, एक डॉक्टर नॉमिनेट करेगा, ठीक है। चीफ मेडिकल बोर्ड एक डॉक्टर को नॉमिनेट करता है यहाँ पे जो सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड रहता है। उसके बाद लिविंग विल जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है अगर सब कुछ ठीक है। इतना कॉम्प्लेक्स जो प्रोसीजर था वो क्यों बनाया गया था, बिकॉज कई बार देखा गया कि ये जो रिलेटिव्स होते हैं ना, ये मिसयूज़ भी कर लेते हैं। क्या पता जो पर्सन अपनी लिविंग विल लिख के गया है उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो जब प्रॉपर्टी होती है तो बहुत सारे लोग रिश्तेदार बन जाते हैं, तो कोई इसको मिसयूज़ ना कर सके। तो इस वजह से क्या हुआ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बनाया गया था। पर एक दिक्कत आ गई इसमें, पहले ही पॉइंट पे आपने देखा कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी कि कोर्ट में जज के सिग्नेचर लगेंगे। तो अब कोर्ट में जज के पास ऑलरेडी इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो केसेस देखिए कि लिविंग विल पे साइन करे, ठीक है। तो जज के ऊपर भी बर्डन इंक्रीज कर जाते हैं, और ऊपर से लोगों को अगर देखें तो लोग बोलते हैं अरे कौन जाए कोर्ट में। तो एक तो कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसी वजह से 2018 के बाद हम देखते हैं 2023 में दोबारा से जजमेंट आती है जिसमें थोड़ी सी अपडेशंस कर दी जाती हैं। वो क्या करी गई थी कि जो सिग्नेचर हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की जगह पे कोई नोटरी क्या होती है, नोटरी होती है बेसिकली जहाँ पे जो पर्सन होता है नोटरी वाला, वो क्या करता है, ऑथराइज कर सकता है कुछ भी लीगल फॉर्मेलिटीज़, ठीक है। थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं वहाँ पे साइन कर सकता है, ठीक है, जहाँ पे डीप एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लिविंग विल तो पेशेंट ने लिखी है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे नोटरी साइन कर देती है, या फिर गेजेटेड ऑफिसर आपके पास में है तो वहाँ से साइन करवा सकते हो, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, STM एंड ऑल, तो उनसे आप साइन करवा सकते हो। जो मैनेजिंग लेवल पे रैंक होता है जिनका, तो उनसे आप साइन करवा सकते हो। तो साइन का तो कर दिया प्रोसीजर इजी, मतलब अब जज के पास नहीं जाना पड़ेगा, कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। अभी भी जो बाकी का प्रोसीजर है वो सेम रहता है, यानी कि अब यहाँ से साइन करवा के कहाँ पे जाना पड़ेगा, दोबारा से कस्टडियन के पास क्या देनी पड़ेगी, उस लिविंग विल की कॉपी। अब दिक्कत क्या है, ये जो कस्टडियन है ना, इसको कौन अपॉइंट करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कस्टडियंस अपॉइंट ही नहीं करती, सबसे बड़ा इशू, कस्टडियन अपॉइंट ही नहीं करती स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज प्रॉपर प्रोसीजर ही नहीं है, ठीक है। दैट इज़ वन इशू। दूसरा इशू आ जाता है कि जो मेडिकल बोर्ड के मेंबर्स होते हैं यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं, वो भी इन चीज़ों से अपनी टांग खींच लेते हैं। दे आर लाइक कि यार ये मानने की बात आ जाती है, सो क्यों फंसना इन चक्करों में। तो डॉक्टर्स जो हैं वो भी थोड़ा सा एक्सपेल होने की ट्राई करते हैं इन चीज़ों से। और इसके बाद जो प्राइमरी मेडिकल बोर्ड है वो रिलेटिव से कंसेंट ले सकता है। एक वर्ड आ जाता है कंसेंट, कि जो मेडिकल बोर्ड है, प्राइमरी मेडिकल बोर्ड, दे कैन टेक अ कंसेंट फ्रॉम द रिलेटिव्स। अब रिलेटिव्स में एक ना शब्द लिख दिया अजीब सा, दैट इज़ नेक्स्ट ऑफ किन। ये नेक्स्ट ऑफ किन बड़ा ही वेग है, पता ही नहीं चल रहा कि किसकी चॉइस चलेगी, किसकी मर्ज़ी चलेगी। वहाँ पे पेरेंट्स में भी फादर की चलेगी कि मदर की चलेगी, नॉट मैंशनड। अगर ये जो पेशेंट है काफ़ी एजेड है यानी कि 60 to 70 बोलेंगे, तो यहाँ पे बच्चों की चलेगी, किसकी चलेगी, भाई की चलेगी, बहन की चलेगी, पत्नी की चलेगी किसकी, हस्बैंड की चलेगी, जो भी पेशेंट है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा। तो ये जो कॉन्सेंट है यही क्लियर नहीं है, ठीक है। तो 2023 में चेंजेस तो करे, बट स्टिल अभी भी ये डायलेमा है कि जब कस्टडियन का प्रोसीजर एक तरह से क्लियर हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के उसको प्रॉपर तरीके से अपॉइंट करेंगे, तभी जाके ये इम्प्लीमेंट हो सकता है ठीक से, विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। सो दैट इज़ द सेकेंड थिंग। तो ये था लिविंग विल का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। और उसके बाद कोई क्लियर गाइडेंस नहीं है, ठीक है, सेंटर की तरफ से भी कोई क्लियर गाइडेंस नहीं दी गई है इसके ऊपर, ना ही कोई क्लियर सा लॉ बना हुआ है। सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज दैट करंटली वी आर फेसिंग विद कॉन्टेक्स्ट टू दिस लिविंग विल। चैलेंजेस क्या क्या हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, एम्बिग्यूटीज़ एंड डिस्कम्फर्ट। अब कस्टडियन ही अपॉइंट नहीं होता, मेडिकल प्रैक्टिशनर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, सो अनक्लियर सा एक लीगल डेफिनेशन है लिविंग विल को लेके। लीगल एम्बिग्यूटी, तो नेक्स्ट ऑफ किन एक टर्म ऐसी मेंशन कर दी जिसका पता ही नहीं चल रहा कि डिसीजन कौन लेगा टर्मिनली इल पेशेंट का। बैरियर्स टू एंड ऑफ लाइफ डिसीजन, अब पर्सन एक तो बीमार हो रखा है, ICU में है, तो उस स्टेज में वो डिसीजन भी नहीं ले सकता। फिर रीजनल डिस्पैरिटीज़ देखें अगर इंडिया के अंदर, तो जो हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा स्टेट है, तो उन्होंने इन
इश्यूज मेंशन करे थे इन डायरेक्शंस को लेके, दैट दे हैव नॉट प्रोवाइडेड एसेंशियल गाइडेंस और प्रोटोकॉल फॉर इम्प्लीमेंटेशन। हरियाणा ने ये बोला था कि इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रॉपर एक रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, सो हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट। उड़ीसा ने बहुत सारे थॉरो अप्रोचेस लिए बाय फॉर्मिंग अ कमेटी ऑफ एक्सपर्ट, ताकि एक डिटेल ड्राफ्ट बनाया जा सके कि कैसे हम इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एक एग्जाम्पल सेट कर सकें कि कैसे इस लिविंग विल के कॉन्सेप्ट को थ्रू आउट द स्टेट्स इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। कॉन्क्लूजन निकल के आता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करना चाहिए by developing an expertise and publishing model orders and protocol to provide state with confidence and guidance in effectively implementing the judgment. उसके बाद दूसरा जो इशू है दैट इज़ अबाउट द लद्दाख इशू। काफ़ी सुर्खियों में बना था लद्दाख इशू। सोनम वांगचुक ने स्ट्राइक करी, हंगर स्ट्राइक करी। क्यों करी? क्योंकि इनकी 4 डिमांड्स हैं। सबसे पहली जो डिमांड आती है दैट इज़ अबाउट द कि हमें 6th शेड्यूल के अंदर रखा जाए। ठीक है, 6th शेड्यूल में सिर्फ 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे देख लो, ये आता है आसम, ये यहाँ पे आ गया मेघालय, नीचे आ जाएगा त्रिपुरा और साइड में आ जाएगा मिज़ोरम। तो ये 4 स्टेट्स ऑलरेडी हैं इसके अंदर, पर लद्दाख डिमांड कर रहा है कि हमें भी इसमें इंक्लूड करा जाए। दूसरी डिमांड इन्होंने रखी है स्टेटहुड की, कि हमें स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। तीसरी डिमांड रखी है कि एक सेपरेट PSC यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम निकाला जाए, जिससे जो लोकल्स हैं, लद्दाखीज लोकल्स हैं, उनकी थोड़ी सी जॉब में सिक्योरिटी बन जाए, रिजर्वेशन हो जाए। बाकी जो लद्दाख की रिप्रेजेंटेशन है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए पार्लियामेंट के अंदर। एक ही मेंबर है फ़िलहाल, एक से एटलीस्ट 2 करो, फिर उसके बाद 1 by 1 इंक्रीज़ करते चलो। सो GS पेपर 2 से आप इसको रिलेट कर सकते हो। शेड्यूल्स की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जस्ट अ रिवीजन, तो आपने एक ट्रिक पढ़ी है इसमें हमेशा से, दैट इज़ टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ठीक है, P और M तो आपको पता है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी, शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12, ये तो सबको याद रहता है। एंटी डिफेक्शन भी याद रह जाता है। ठीक है, डिफेक्शन, D से डिफेक्शन। उसके बाद आ जाओ T पे हम देखते हैं टेरिटोरियल नेम्स एंड दियर स्टेट बाउंड्रीज़ के बारे में। ठीक है, E से हम देखते हैं इमोल्यूमेंट्स। फिर उसके बाद A से आती है अफर्मेशंस, ओथ, ये सारी चीज़ें। R से आ जाता है राज्यसभा और MP, कोर्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, इनकी सीट्स बेसिकली। 5वें में आता है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ डिटेल्स। उसके बाद 6ठे में आ जाती है आपकी दैट इज़ जो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके बारे में, दैट इज़ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। 7th में हम देखते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। ठीक है, उसके बाद यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर कैसे डिसेंट्रलाइज करा गया है चीज़ों को। और O से देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, और उसके बाद फाइनली लैंड रिफॉर्म्स इन द 9th, कि कैसे इसको वैलिडेट किया जाए। अब देखो, क्रोनोलॉजी देखनी पड़ेगी लद्दाख की हिस्ट्री की, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रही है अगर पास से ही देखें तो। सबसे पहले आती है नामग्याल डायनेस्टी। नामग्याल डायनेस्टी का ही रूल हुआ करता था, लद्दाखीज पीपल ही थे, पर सडनली इनको 1834 में अपना इंडिपेंडेंस खोना पड़ता है। क्यों खोना पड़ता है? क्योंकि ये आ जाते हैं अंडर द डोगरा रूल। डोगरा रूल ने फॉर अ सेंचुरी एटलीस्ट रूल किया वहाँ पे। उसके बाद 1947 में इंडिपेंडेंस हो जाता है और उसके बाद लद्दाख को ज्वाइन कर दिया जाता है विद जम्मू एंड कश्मीर। वहीं से लद्दाख का प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है फॉर ऑटोनमी। बोला गया कि आपने क्या किया, हमें जम्मू एंड कश्मीर के साथ मर्ज तो कर दिया और हमारी बन चुकी हैं अब 2 कम्युनिटीज़। कौन कौन सी बनी थी? एक बनती है मुस्लिम, दूसरी बन जाती है बुद्धिस्ट। ठीक है, बुद्धिस्ट जो थी वो आ जाती है ले वाले एरिया में, अभी उसको देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो प्रोटेस्ट शुरू होता है, तो कल्चरल डिफरेंसेस उन्होंने बोले। क्यों बोले? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के साथ मर्ज कर दिया गया। और जब जम्मू एंड कश्मीर के साथ मर्ज किया गया तो यहाँ पे 2 कम्युनिटीज़ तैयार होगी, एक थी बुद्धिस्ट, दूसरी थी मुस्लिम। ठीक है, तो कल्चरल डिफरेंसेस थे, इस वजह से लद्दाख ने बोला, गवर्नमेंट से डिमांड करी कि हमें अलग स्टेट बना दिया जाए। तो ये रिक्वेस्ट फुलफ़िल नहीं करी गई बिकॉज गवर्नमेंट ने बोल दिया, नेहरू थे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर, कि ये नहीं हो सकता बिकॉज अगर रिलीजन के बेसिस पे हम स्टेट बनाते हैं तो फिर बाकी के स्टेट्स भी बोलने लग जाएंगे कि हमें भी रिलीजन के बेसिस पे अलग स्टेट बनाओ। तो इनको काफ़ी नेग्लेक्ट और डिस्क्रिमिनेटेड फील हुआ। कैसे फील हुआ? बिकॉज 1951 से 55 का जब बजट एलोकेशन हुआ तो लद्दाख को कोई वहाँ से फंडिंग नहीं हुई। ठीक है, सारा का सारा पैसा किसको चला गया? कश्मीर को चला गया। और रीज़न क्या दे दिया गया है इसके लिए कि जो पर कैपिटा फंडिंग है वो जम्मू एंड कश्मीर में 5 to 6 टाइम्स ज़्यादा है देन दैट ऑफ द लद्दाख। यहाँ पे लद्दाख आएगा।
ठीक है। सो ये रीज़न दे के क्या कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि ये चीज़ नहीं हो सकती। उसके बाद यूटी की मूवमेंट शुरू होगी कि हमें यूनियन टेरिटरी बना दो। तो बिकॉज लद्दाख को इग्नोर्ड फील हुआ तो इस वजह से वो यूटी का स्टेटस चाहते थे ताकि सेंटर उनके ऊपर कंट्रोल रख सके। बट उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दिया गया, लद्दाख को स्प्लिट कर दिया। लेह और कारगिल में, लेह में सारे बुद्धिस्ट आ गए, कारगिल में सारे मुस्लिम आ गए 1979 के अंदर। फिर रिलीजियस पॉलिटिक्स यहाँ से शुरू होती है। फिर बाद में पार्शियल फुलफिलमेंट तो हुई इनके डिमांड्स की। 1989 के अंदर लद्दाख को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया गया। लोकल काउंसिल्स बनाई गई 1995 के अंदर, ऑटोनमस काउंसिल्स बनी। और उसके बाद लिमिटेड पावर्स, यानी कि ये जो काउंसिल्स थी इनमें सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी थी। अब लद्दाख को जब यूटी बनाया गया तो डिमांड जो थी वो अभी भी यूटी स्टेटस को लेके कॉन्टीन्यूअस थी कि हमें यूटी बनाया जाए पूरी तरह से, ये जो इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है उसको हटाया जाए। आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया गया। वहीं पे लेह के लोग खुश हुए, वहाँ पे कारगिल को प्रॉब्लम होगी। तो लेह में सेलिब्रेशन मिलेगी, कारगिल में आप देखोगे प्रोटेस्ट मिलेगा। कंसर्न्स एंड डिमांड्स आफ्टर यूटी स्टेटस, तो प्रोटेक्शंस का एक तो बोला लॉस ऑफ प्रोटेक्शन चलेगी। आर्टिकल 370 एंड 335 का रिमूवल जो है उससे लद्दाखीज काफ़ी परेशान हुए, कारगिल वाले स्पेशली। और आउटसाइडर इन्फ्लुएंस, अब इनको लगा कि जो हमारी डेवलपमेंट है उसको एक तो चेक नहीं किया जाएगा और साथ में जो कल्चर है उसकी भी डाइल्यूशन होगी। बाकी के लोग भी आएंगे यहाँ पे तो कल्चर में डाइल्यूशन देखने को मिलेगी। और जो लोकल गवर्नेंस है वो एक और कंसर्न बन के तैयार हुआ। अब लद्दाख का प्रोटेस्ट शुरू हुआ अभी राइट नाउ। तो एक तो आपने विंटर सीजन में देखा होगा 5 दिन का था, और वैसे अभी समर में देखा दैट इज़ 21 डेज़ का। तो एक यूनिफाइड प्रोटेस्ट देखने को मिला। इसमें क्या हुआ, अभी तक हम देख रहे थे मुस्लिम और बुद्धिज़्म की बात चल रही थी, ठीक है। बुद्धिस्ट कम्युनिटी अलग लेह में, एंड जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी थी वो लेह में, और दूसरी मुस्लिम कम्युनिटी आपको कारगिल में देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे बोला गया कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ ना इस बार, इसमें ये दोनों यूनिफाई होगी, यानी कि जो लेह की अपेक्स बॉडी है और जो कारगिल की डेमोक्रेटिक अलाइंस है वो यूनाइट थे इस प्रोटेस्ट के अंदर, एक हो गए। की डिमांड क्या थी, 6 शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया जाए। प्रोटेस्ट एंड हंगर स्ट्राइक हुई, जैसे कि एक विंटर में हुई थी, हार्श विंटर में। दूसरी हंगर स्ट्राइक अभी हुई राइट नाउ 21 डेज़ की। गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, तो वो कहते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न है, काफ़ी डेलिकेट एरिया है लद्दाख वाला। गलवान वैली में भी आपने देखा होगा काफ़ी इशू क्रिएट कर दिया था चाइनीज़ ट्रूप्स ने। तो इस वजह से थोड़ा सा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप करना है, और इवन गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वहाँ पे पैसा भी लगा रखा है, बिकॉज मिलिट्री को टाइम टू टाइम इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ में देखें तो यहाँ पे क्या हुआ ना, गवर्नमेंट स्टेट ने थोड़े टाइम पहले क्या किया था, एक इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया का आपने सुना होगा। इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में परमिशन दे दी थी कि वो अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वहाँ पे शुरू कर सकते हैं, जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकते हैं। तो एक तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, ऊपर से लद्दाखीज कहते हैं कि इतनी ज़्यादा ओवर डेवलपमेंट वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और एक कंसर्न उनका ये भी रहा कि जो कंसर्न रहा दैट इज़ कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आपने ऐसे ही किया था, ओवर डेवलपमेंट करी और अल्टीमेटली जो रिजल्ट आया दैट वाज द लैंडस्लाइड, ठीक है। सारी की सारी डिवास्टेशन वहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद कोर इशू ऑफ ट्रस्ट एंड डेवलपमेंट, ट्रस्ट डेफिसिट है। लद्दाखीज जो हैं उनको डाउट है कि हमारा कल्चर ख़त्म हो जाएगा, हमारी जो ये इको सेंसिटिव जोन्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, तो दे आर हैविंग ट्रस्ट डेफिसिट। जबकि गवर्नमेंट अश्योर करती है कि हम डेवलपमेंट के चलते आपके ऊपर, आपके हित में कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं देंगे। बट स्टिल देर आर स्टिल ट्रस्ट डेफिसिट्स। उनको लगता है कि जो डेवलपमेंट है दैट इज़ हाईली कंसर्नड, उससे उनकी क्या होगी, हेरिटेज डिस्ट्रॉय होगी। बट गवर्नमेंट अश्योर करती है कि आपकी हेरिटेज डिस्ट्रॉय नहीं होती। बट एग्जांपल दिया जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट्स और ये थर्मल प्लांट्स का एकदम से काम दे दिया, सो इट विल डिस्ट्रॉय। देन ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यू कैन ट्राई। उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स कैसे इवॉल्व हुए और कैसे वो आपकी डेली लाइफ में आप देखते हो कि अब एडिक्ट हो चुके हो फ़ोन को लेके, और जो फ़ोन की यूसेज पे हमारी ग्रिप है दैट हैज़ बीन लॉस्ट। तो उसके ऊपर एक आर्टिकल आता है, क्योंकि आपको पता है हमारी जो डिपेंडेंसी है फ़ोन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रखी है, वो चाहे पढ़ने को लेके हो या फिर टाइम पास को लेके हो, दोनों ही हिस्सों में अगर देखें तो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रखी है। इवन अपने फ़ोन को अगर आप अभी ओपन करोगे ना तो एक आधा आपको नोटिफिकेशन आया होता है कभी ना कभी कि बहुत ये एप्लीकेशंस आपने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं करी हैं, चेक इट, ठीक है। चेक क्या करना है, आप एप्लीकेशन तो कर लेते हो, डाउनलोड देखा कुछ भी और उसको क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया, तो एप्लीकेशन से भर रखा है फ़ोन।
कैसे ये इंटरनेट एवोल्यूशन में आता है वो सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले जो इंटरनेट आया था उसका मेन फोकस था कि कैसे हम डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकें। क्यों कनेक्ट करना है? ताकि डाटा शेयरिंग होती रहे। तो उस टाइम पे फोकस था कि हम यहाँ पे ना इसको डिसेंट्रलाइज रखेंगे। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएगी जिसका सिर्फ इसके ऊपर कंट्रोल होगा, मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सभी को बाकियों को कंट्रोल करेगी। तो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर रखेंगे, पर बाय द टाइम आप देखोगे ये सेंट्रल बन जाएगा। ठीक है, अभी डिसेंट्रलाइज पे ही फोकस रखो, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी जो कि इंटरनेट को कंट्रोल करेगी, कोई इंटरमीडिएटरी बीच में नहीं आएगा, डिसेंट्रलाइज अप्रोच रहेगी। 1990 से लेके 2000 तक अगर देखें तो रैपिड ग्रोथ हुई है इंटरनेट की। ठीक है, ईमेल्स आई, वेबसाइट्स बनने लगे, चैट्स आ गए। तो इससे क्या हुआ, जो इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर होने लगी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इवन नॉट ओनली अप टू द कंप्यूटर्स बट लोगों के बीच में भी इन्फॉर्मेशंस शेयर होने लगी। अब क्या चाहिए होता था, सिर्फ एक ब्राउज़र चाहिए होता था। ब्राउज़र आपने आज के टाइम पे मैक्सिमम क्रोम यूज़ कर रहे हैं, विंग आ जाता है। उसी तरह से एक टाइम पे इंटरनेट एक्सप्लोरर भी था, मोजिला, फायरफॉक्स, सो मैनी ब्राउज़र्स वो देयर। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब याहू ने क्या किया, एक डायरेक्टरी बना दी। उन्होंने बोला कि क्या करेंगे, अलग अलग वेबसाइट बनाते हैं सारी चीज़ों के लिए। याहू ने डिवाइड कर दिया। याहू ने बोला कि हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डिफरेंट वेबसाइट्स बना देंगे, जैसे कि न्यूज़ के लिए अलग से, एंटरटेनमेंट के लिए अलग से, स्टडी के लिए अलग से, तो सभी के लिए अलग अलग बना देंगे। तो इससे इशू क्या आने लगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता था, यूज़र फ्रेंडली नहीं था। तो आपने देखा याहू अभी भी एग्जिस्ट करता है, थोड़ा सा ठप होता हुआ दिखता है। वहीं पे गूगल आया, गूगल ने बोला नहीं, हम सिर्फ एक डब्बा सा दे देंगे आपको, वहाँ पे आप पुट करो जो भी आपको सर्च करना है, आपको कोई अलग अलग वेबसाइट के पेजेस ओपन नहीं करने पड़ेंगे। तो गूगल ने क्या किया, पूरा सर्च इंजन ही चेंज कर दिया। तो अभी के टाइम पे आप देखते हो google.com। तो उसके बाद देखा गया कि चलो ठीक है, वेबसाइट्स तैयार हैं, ब्राउज़र्स बन चुके हैं, अब क्या करना है, अब आ रहा है फोकस एप्लीकेशंस के ऊपर। एप्लीकेशन में क्या, जैसे कि डिफरेंट एप्लीकेशंस आर देयर इनसाइड योर फ़ोन। तो एप्लीकेशन बनाने का जो था ये शुरू हो जाता है, स्मार्टफोन्स का इमर्जेंस आता है, आईफोन आ गए, आईफोन का मतलब एप्पल आ जाती है। एप्पल ने लॉन्च कर दिया अपना ही ब्राउज़र जिसका नाम रख दिया सफारी। सफारी नाम रखने के बाद उन्होंने देखा कि एक ब्राउज़र, जो ब्राउज़र डेवलपर्स थे उनको बोला कि एप्लीकेशंस बनाओ, जैसे कि क्रोम के लिए भी एप्लीकेशन बनाओ। पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। और इसमें क्या था कि जो ये वेब ब्राउज़र्स थे, ये वेब ब्राउज़र्स बनाने वाले जो थे, डेवलपर जो थे, बेसिकली दे वांटेड टू कंट्रोल द यूज़र्स। ठीक है, वो देखना चाहते थे यूज़र की डिमांड क्या है, तो उसके लिए उनको उनके डिवाइस का एक्सेस चाहिए होगा। तो उन्होंने देखा जब हम वेब ब्राउज़र्स के लिए एप्लीकेशंस बना रहे हैं तो उसमें हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, वहाँ पे हम डेटा ही एक्सेस नहीं कर पाएंगे इंडिविजुअल्स का। दैट्स व्हाई ये भी यहाँ पे फ्लॉप हो जाती है चीज़। और फिर जो एप्लीकेशंस का सिनारियो आता है वो आता है इनसाइड द मोबाइल फ़ोन्स। फिर मोबाइल फ़ोन्स के लिए बनने लगे एप्लीकेशंस, और बिकॉज ऊपर वाला मेथड तो हो गया अनसक्सेसफुल। देन एप्पल ने अपना ही प्ले स्टोर एक लॉन्च कर दिया। ठीक है, और लॉन्च किया, एप्पल ने अपने प्ले स्टोर लॉन्च करा, पर लॉन्च, हाँ यहाँ पे भी प्ले स्टोर आ गया ना, पर एप्पल का अपना प्ले स्टोर है। और इन्होंने बोला ना हम थर्ड पार्टी को भी अलाउ करेंगे। थर्ड पार्टी को कैसे, जैसे कि डिफरेंट स्टडी एप्लीकेशंस है, O2IS की भी एक ऐप है। तो इन्होंने बोला कि आप ना अपनी एप्लीकेशंस को हमारे प्ले स्टोर पे डाल सकते हो। ठीक है, दैट इज़ द वन थिंग, यू कैन पुट योर एप्लीकेशन देयर। अपनी एप्लीकेशन बनाओ और उसको प्ले स्टोर में डाल दो, और जो भी डाटा आप एक्सेस करना चाहते हो यूज़र का वो एक्सेस कर लो। यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ी सी फ्रॉड एप्लीकेशंस भी बनने लगी। अब ये सेफ गार्ड तो चेक नहीं कर रहे थे, फ्रॉड एप्लीकेशन बनने लगी, और जैसे जैसे फ्रॉड एप्लीकेशन बनी, जो यूज़र था उसका पूरा का पूरा आप देखोगे कि जो प्राइवेसी है, जो सेफ्टी है, ये सारे कंसर्न्स में आ गए। ठीक है, ना तो प्राइवेसी बची बिकॉज मैलिशियस इंटेंशन वाली चीज़ें भी आ गई प्ले स्टोर के अंदर। अब गूगल की सिक्योरिटी टीम बैठी, तो उन्होंने बोला कि वी हैव टू लुक इनटू द मैटर। तो उन्होंने क्या किया, एक नेटिव क्लाइंट करके एक सैंडबॉक्स बनाया। ठीक है, एक सैंडबॉक्स बनाया ये नेटिव क्लाइंट करके। इसमें बोला गया कि हम क्या करेंगे, किसी भी एप्लीकेशन को जो जब यूज़र अपने डिवाइस के अंदर रन करेगा तो उसमें क्या होगा, पूरे के पूरे प्राइवेसी इशू रहेंगे, मतलब सेफली यूज़ कर पाएगा। पर हुआ क्या, जब ये नेटिव क्लाइंट सैंडबॉक्स उन्होंने बनाया तो उससे क्या करना पड़ा, ये जो गूगल वाले थे ना, इनको इसी पे फोकस करना पड़ रहा था। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स वो सेफ गार्डिंग में ही बिजी हो गए। तो बाय द टाइम ना तो गूगल ने
परवाह की, ना तो किसी प्ले स्टोर ने, एप्पल का प्ले स्टोर हो, इन्होंने कुछ नहीं देखा एंड दे डिडंट चेक द सेफ गार्ड्स। और उसके बाद जो ऐप्स थी वो कॉन्टीन्यूसली आप देखते हो देयर आर सो मैनी एप्लीकेशंस अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड जो प्राइवेसी थी और जो सेफ्टी थी वो अल्टीमेटली किसकी इम्पैक्ट होती है, वो यूज़र्स की इम्पैक्ट हो जाती है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली और अगर आपके फ़ोन के अंदर कोई वल्नरेबल डाटा है तो देयर आर चांसेस इट वुड बी हैक्ड। तो इसके बाद देखा गया जो एप्लीकेशन डाउनलोडिंग हुई दैट डाउनलोडिंग हुई, अब यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि आपकी जो भी एप्लीकेशन होगी अगर उसका कोई कोर्स परचेज़ करता है तो उसका जो 15% से लेके अप टू 30% की फ़ीस है वो हम लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने केसेस डालने शुरू कर दिए जो एप्लीकेशन डेवलपर्स थे कि भाई आपको क्यों हम इतनी ज़्यादा अपनी इनकम का क्यों हम आपको हिस्सा दें। यहाँ पे ये दिक्कत आई ये दिक्कत आई तो इसकी वजह से डेवलपर्स ने केसेस डालने शुरू कर दिए। तो वैसे ही एक केस देखने को मिलता है एपिक गेम्स का, ठीक है। एपिक गेम्स ने डाला था ये केस अगेंस्ट द एप्पल, क्योंकि एप्पल वालों ने बोला था अगर हमारे प्ले स्टोर के ऊपर आपको अपनी एप्लीकेशन डालनी है तो आपकी जो परचेजिंग चल रही है उसमें से आपको 30% का इनकम हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये केस जो है एपिक गेम जीत जाता है, बट एप्पल वाले बाद में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इशू बता के इस एपिक गेम को रिमूव कर देते हैं अपने प्ले स्टोर से, ठीक है। तो अल्टीमेटली जीत तो एपिक गेम की हुई थी, पर ओवरऑल देखा जाए तो ये जो गूगल और आपके एप्पल हैं यही आगे आ रहे थे, यही जीत रहे थे ओवरऑल, क्योंकि जो डिज़ाइन था वो पहले एक टाइम पे डिसेंट्रलाइज बनाया गया था, पर अब कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि गूगल और जो एप्पल हैं दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल, मतलब ये एक तरह से सेंट्रल अथॉरिटी बन चुकी हैं और दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीवन, ठीक है। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिली और अल्टीमेटली इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर येस जो पीपल हैं, जो लोग हैं जो इनको यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशंस को, उनकी प्राइवेसी और सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा हिट हुई। उसके बाद इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ये एक इशू आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे इंडिया की डिप्लोमेटिक वोकैबुलरी चेंज हुई है। आज आप नए नए वर्ड सुनते हो, मिनीलेटरलिज्म, ठीक है, मतलब अब वैल्यूज़ के ऊपर ना ज़्यादा फोकस करके किस पे फोकस जा चुका है, इंटरेस्ट के ऊपर, इंटरेस्ट पे फोकस जा चुका है। पहले किस पे था, वैल्यू पे था, आज किस पे है, इंटरेस्ट पे है, दैट इज़ मिनीलेटरलिज्म। उसके बाद आप टर्म देखते हो विश्वामित्र, ठीक है, वी कंसिडर आवर सेल्फ एज विश्वामित्र। तो जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप रिलेट कर सकते हो। तो इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो विश्वामित्र तक कैसे चेंज हुई। 1947 में हम हो जाते हैं इंडिपेंडेंट, और जैसे ही इंडिपेंडेंट होते हैं हमारी जो फोकस था दैट वाज ऑन द स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। हम नहीं चाहते थे कि कोई हमारे लिए डिसीजन ले, हम चाहते थे कि हम थोड़े से इन सब से दूर ही रहें और ना किसी एक सिंगल पार्टी को ज्वाइन करें, क्योंकि उस टाइम पे फ्लरिश किसका हुआ था, यूएसए और यूएसएसआर अभी फ्री हुए थे, वो भी वर्ल्ड वॉर 2 से। तो इंडिया काफ़ी कंसर्न था कि जो हमारे डिसीजंस हैं अपनी कंट्री के लिए, उसके लिए कोई भी फॉरेन पावर या कोई भी फॉरेन कंट्री इन्वॉल्व ना हो। इसी वजह से ना तो हमने यूएसए को ज्वाइन करा, ना ही यूएसएसआर को। हालांकि हम देखते हैं कि हमारा जो ज़्यादा इंक्लाइन था वो यूएसएसआर की तरफ काफ़ी था, तो क्योंकि हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन कर ली थी 1971 के अंदर। बट आज के टाइम पे अगर देखें तो इंडिया का रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि अगर आर्म फोर्सेस की केस में देखें तो वी रैंक 3rd, और अगर डिफेंस बजट में देखें तो हमारा रैंक 4th है, और वैसे ही अगर हम देखें इकॉनमी वाइज तो हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है, और अगर नॉमिनल जीडीपी की टर्म में देखें तो हमारी 5th रैंक आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अब हमें स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे फोकस ना करते हुए देखना है कि कैसे इंटरनेशनल जब लॉज बनते हैं तो वहाँ पे हम अपना डिसीजन ऐसे चेंज करवा सकें जिससे इंडिया को अल्टीमेटली हेल्प मिले। तो अब हमारा फोकस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे ना हो के किस चीज़ पे है, इन डिफरेंट ट्रीटीज़ पे, इन डिफरेंट लॉज पे है, जिससे हमारे जो कॉमन लोग हैं उनकी भी प्रॉस्पेरिटी हो सके, ठीक है। सो अब आप लोकसभा के अंदर भी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज सुनते रहते हो, जैसे कि विश्वामित्र, सिक्योरिटी प्रोवाइडर, लीडिंग पावर, रिस्पॉन्डर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर, फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री हमारी रेडी बैठी होती है पूरी आंसर करने के लिए, रीजनल क्राइसिस, लाइक माइंडेड कोलिशंस, मिनीलेटरलिज्म, इंटरऑपरेबिलिटी, ग्लोबल पब्लिक गुड्स। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अब हम बात करते हैं। तो मतलब स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे अब हमारा इतना फोकस नहीं रहा है, अब मतलब मिल के है, कोलैबोरेशंस में है, ठीक है। मैसिव डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं हमारे पास, क्योंकि हमारा अभी भी लो पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। एज़ पर द इंडस वैली रिपोर्ट 2024 हम देख चुके हैं कितना था,
1214 के आसपास, अप्रॉक्स 2000 के आसपास ऑन एन एवरेज, वैसे 11362 टू 4000 के बीच में है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। तो ये काफ़ी अभी लो है, इसको हमें $18,000 तक लेके जाना है एटलीस्ट इन ऑर्डर टू बिकम अ डेवलप नेशन। तो हमारा फोकस डेवलपमेंट के ऊपर है। उसके बाद आप देखोगे कि जो बाकी चीज़ें हैं ये तो हमने डिस्कस कर लिया। यूएस डज नॉट टोटल फ्रीडम ऑफ एक्शन, हाँ ये कर लिया हमने। तो यहाँ पे हमारा फोकस जो है वो पूरी तरह से सिक्योरिंग द रीजन और गवर्निंग द वर्ल्ड पे हो चुका है, और ग्रेट पावर्स ने कैसे शेप किया नेचर ऑफ वॉर एंड पीस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में हमारी काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन हो रखी है, पॉपुलैरिटी हो रखी है। G20 समिट इस साल हमारे ही पिछले साल 2023 में हमने ही कंडक्ट करा, ठीक है। वो तो चलो टर्न्स होती हैं, हर एक कंट्री की टर्न आती है, इस बार हमारी थी 2020 में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ऑपोजिशंस हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दे आर फोकस्ड कि कैसे क्रिटिसाइज़ करें। इवन जो अभी करंट गवर्नमेंट देखें, हम करंट गवर्नमेंट का भी हम क्या देखते हैं कि दे आर ऑल्सो फोकस्ड कि कैसे दूसरी ऑपोजिशन को नीचा दिखाया जाए। तो कांग्रेस के पास तो इतने अच्छे हथियार हैं, दे कैन फोकस ऑन डिफरेंट थिंग्स। कैसे उन्होंने न्यूक्लियर टेस्टिंग स्टार्ट करवाई थी, ठीक है। LPG रिफॉर्म्स 1991 की, उनके बारे में फोकस करो। कंप्यूटर रिवोल्यूशन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ राजीव गांधी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ऊपर फोकस करो। इनके ऊपर तो कोई फोकस ही नहीं है। कच्चा थी वो आइलैंड के ऊपर लड़ रहे हैं, अब दे दिया है, सीड हो चुका है, अब क्या करना उसके लिए, ठीक है। अब लड़ थोड़ी सकते, वॉर थोड़ी क्रिएट कर सकते। सो यूथ के ऊपर बात करो। अनएम्प्लॉयड है, अभी एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, ठीक है। इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के तहत जब आप देखोगे डिटेल्स, तो उसमें बोला गया जो इंडिया का 83% यूथ है, इट इज़ सफरिंग फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, और वो भी एडिकेटेड यूथ, जिसमें अगर लड़कियां देखें तो वो एडिकेटेड अनएम्प्लॉयड ज़्यादा हैं इफ़ कंपेयर टू द मैन। उसके अलावा 2002 में अगर देखें तो जो एडिकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ था वो सिर्फ 54.2% था, 54.2% था, 54.2% था। और आज के टाइम पे देखें 2022 तक, तो ये नंबर जो है वो 54.2 से लेके कहाँ पे इंक्रीज़ हो चुका है, 65.6%। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो ना कि कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। वहीं पे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सब पेंडिंग पड़ा है, कोई अभी अचीवमेंट नहीं दिखती, ठीक है। सो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करो, कोई बात ही नहीं कर रहा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम क्लाइमेट के लिए क्या क्या चीज़ें करेंगे, ठीक है। टारगेट तो सेट कर दिए, पर बात करो ना उसको अपनी रैलियों में, तो उन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं है, बाकी की सारी चीज़ों पे है, ठीक है। और ये जो इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है ना, इसको कौन कंपाइल करता है वो भी ध्यान में रख लेना। एक आती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी आती है दैट इज़ इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। ये सारी आ जाती हैं इसमें, तो ये ध्यान में रखना। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिस्कशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन।